नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खास और जटिल व्यवस्था छिपी है। चलिए इसे आसान भाषा में समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर करके 78 तक संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है। बात करें हम आपको संघ की कार्यपालिका में, तो इसमें शामिल होता है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम केवल चर्चा करने वाले हैं आपको लेकर के कि राष्ट्रपति की चुनाव कैसी होती है। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे। जो ट्रिकल जो प्रक्रिया इसके जो कठिन जटिल प्रक्रिया है उसको हम काफी आसान भाषा में समझाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जुड़े एजे स्टडी से ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल दिया गया है वे सभी आर्टिकल को हम एक नज़र में बाद इसकी चुनाव की प्रक्रिया को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52। यह राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है। बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट होगा। आर्टिकल 53 में बोला गया है कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग। भारत की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से करेंगे। याद रखना है कि भारत की जितनी भी कार्यपालिकाओं की जो शक्तियां होती है वे निहित किस में होती है, तो राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से खुद से कोई भी काम नहीं करता है। वह काम किसके सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो निर्णय उसी के सलाह पर वह कार्य करता है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। इसमें शामिल कौन होगा? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, अंडरलाइन कीजिएगा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। फिर दूसरा है राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों के किसके? विधान सभा के, विधान परिषद का नहीं, राज्यों के विधान सभा के। ठीक है। और संघ में अगर बात करें तो दिल्ली और जो पुदुचेरी है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा है दिल्ली और पुदुचेरी में, तो उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं नोट में यहाँ पर दिया गया है कि नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 55 में कहा गया है निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में इसमें बोला गया है और आज हम विशेष संदर्भ में इसी पर चर्चा भी करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर किया जाता है। राज्यों के विधायकों और सांसदों के वोट का मूल्य है। हम समझेंगे इसके बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो। आर्टिकल 56 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन वह उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहेगा। इसका मतलब हुआ यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष अगर पूरा भी हो जाता है, लेकिन अभी तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव अगर नहीं संभव हुआ हो, ठीक है, तो वे राष्ट्रपति अपने 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर क्या होंगे, बने रहेंगे, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो गया हो। ये वाले आर्टिकल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता। याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति असीमित बार राष्ट्रपति चुनाव चुनकर, याद रखना ये बात को, क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है।
लेकिन जबकि हम अमेरिका में बात करें राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर करके, तो एक व्यक्ति मात्र 2 ही बार चुन करके आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार जो है दोबारा चुन करके आए हैं, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आर्टिकल 58 में बोला गया है योग्यता, मतलब कौन व्यक्ति जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य होंगे। तो राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। याद रखिएगा, जन्म से जो है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु दिया गया है 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। फिर है लाभ के पद जो है नहीं होना चाहिए, वह कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। ऐसे अगर मान लिया जाए कोई भी अगर लोग राज्यपाल हो, है ना, ये सब जो है लाभ के पद पे नहीं आता है। ठीक है, आर्टिकल 59 की बात करें तो इसमें दिया गया है शर्तें। राष्ट्रपति कोई और लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रपति अपने पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए संसद द्वारा तय वेतन व सुविधा प्राप्त करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का सरकारी निवास होगा, याद रखना है। आर्टिकल 60 में दिया गया शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। किया गया महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर, अंडरलाइन कीजिएगा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। एकमात्र ऐसे पद है जिसे महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। और 62 में दिया गया है रिक्ति को भरना। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यानी मृत्यु, त्याग पत्र या हटाना किसी प्रक्रिया में, तो 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। हम ये सब पर काफी डिटेल वीडियो, हर एक आर्टिकल पर काफी डिटेल वीडियो हो सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल क्या समझेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया समझने वाले हैं। चलिए तो समझते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। 2 आर्टिकल पर ध्यान देना है, आर्टिकल 54 और 55। 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 कहता है निर्वाचन की प्रक्रिया। हम दोनों को समझेंगे आज। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं और इसमें जानेंगे निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में 2 समूह होते हैं। एक होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इसमें क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य जो चुन करके आए हैं वही भाग ले सकते हैं इसके चुनाव की प्रक्रिया में। लेकिन जब हम महाभियोग पर अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या बताएंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया में तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, आपका जो मनोनीत सदस्य थे वे भी उसके निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दे दिया गया है कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पर है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, उसमें राज्यों के जो विधानसभा है उसमें जो निर्वाचित सदस्य में भाग लेंगे। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में 2 को याद रखना है, दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर चुनाव होता है, तो यहाँ के भी जो है निर्वाचित जो सदस्य होंगे वे इसमें भाग लेंगे। नोट में देखिए बोल दिया गया है कि विधान परिषदों के सदस्य इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। कई राज्यों में विधान परिषद भी है, ठीक है, तो उसमें जो है उसके जो सदस्य होंगे वे इसमें भाग नहीं लेते हैं। आपको ये कमेंट करना है कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद और विधानसभाएं दोनों है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू आ गया। वोटिंग प्रोसेस के बारे में समझ, वोटिंग प्रोसेस कैसे होती है, तो ये याद रखना आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इसकी चुनाव होती है और उसमें भी क्या होता है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इस प्रणाली में इसकी प्रक्रिया होती है। इसका मतलब क्या हुआ, मतदान अपनी प्राथमिकता के अनुसार उम्मीदवार को क्रम देता है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं।
थोड़ा सा मैं माफ कीजिएगा क्योंकि हम स्क्रीन पर अभी लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू यहाँ पर आ रही है कि हम वीडियो को डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिखने में असमर्थ हैं। पावर पॉइंट अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए समझते हैं इसमें क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोगों ने हिस्सा लिया, चुनाव प्रक्रिया में 3 लोगों ने जो है अपना वो डाला, 3 या 4 लोगों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्रम, मतलब जब वोटिंग देने के लिए जाएगा कोई भी एमएलए, अगर वोट देने के लिए जाएगा या विधायक अगर वोट देने के लिए जाएगा तो वे चॉइस लेगा। अगर 4 गो मतलब भाग लिए हैं चुनाव में, चुनाव की प्रक्रिया में 4 लोगों ने राष्ट्रपति के पद के लिए दावा किया है, तो इसमें क्या होगा कि अपने क्रम देंगे। एक जो एमएलए हैं वो क्या करेंगे, पहला प्रेफरेंस देंगे 4 नाम में ABCD में, कि हम जो है सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर में हम बी को रखते हैं, सेकेंड नंबर में हम ए को रखते हैं, थर्ड नंबर में सी को रखते हैं, फोर्थ में हम डी को रखते हैं। मतलब सारा जो है क्रम में जो है यह प्रक्रिया दिया जाता है। मतलब अपने चॉइस 4 अगर खड़े हैं तो चारों चॉइस देंगे, एक आदमी एक एमएलए जो है चारों चॉइस देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चारों चॉइस देंगे। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं इसको, तो हम समझेंगे काफी डिटेल से। अब ये समझ लेते हैं कि वोट का मूल्य कैसे तय होता है, ठीक है। ये तो समझ लिया ना कि जब कोई भी एक एमएलए वोटिंग करेगा, 4 गो अगर खड़े हैं चुनाव में तो चारों को क्रम देगा। पहला मतलब उसका पहला पसंद कौन है, दूसरा पसंद कौन है, तीसरा पसंद कौन है, मतलब वो अपने पसंद को यहाँ पर चुनेंगे। लेकिन जैसे कि हम सब जो वोटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम एक ही वोट डाल सकते हैं, एक ही लोगों को एक ही बार वोट डाल सकते हैं। लेकिन राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है। और इसमें एक जो एमएलए होंगे, ठीक है, वह 4 अगर खड़े होंगे तो चारों को आपका प्रेफरेंस देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। ऐसा नहीं कि केवल ए को दे करके छोड़ दिए, नहीं, जिनकी पहली पसंद है तो पहला को देंगे, ए को देंगे, दूसरी पसंद है तो बी को देंगे। मतलब इस क्रम में वो अपना क्रम सजा सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि वोट का वैल्यू क्या होगा। राज्य के जो विधानसभा के सदस्य का वोट होता है उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब प्रत्येक एमएलए की वोट का वैल्यू निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या कब का, 1971 का, ठीक है, 1971 का जनसंख्या को लेना है। राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखना है, विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य उसे डिवाइड करेंगे, ठीक, और 1000 से बाद में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 से फिर हम उसको बाद में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। या इसे बोल सकते हैं कि राज्य की जनसंख्या 1971 के अनुसार बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुना 1/1000। आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ है और वहां 200 विधायक है, तो एक एमएलए का वोट कैसे निकालेंगे, 2 करोड़ पूरी जनसंख्या के ऊपर, और जो वहां के जो एमएलए हैं उसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे, 200 को नीचे करेंगे और क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करने पर जो एक एमएलए का जो वोट आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 100, आपका आ जाएगा एक एमएलए का वोट आ जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर होगा 2026 तक ये स्थिर है। अब उसी प्रकार है एक सांसद एमपी के वोट का मूल्य क्या होगा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इस प्रक्रिया को इसमें क्या होता है कि एक एमएलए, एक अगर सांसद का वोट निकालना हो, एमपी का वोट निकालना हो, तो इसमें क्या करेंगे कि एमएलए वोटों की कुल योग, जितने भी एमएलए 28 गो जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जो पुदुचेरी है, उसके सभी एमएलए का कुल वोट, ठीक है। और ये जो सदस्यों की जो कुल संख्या है, जो एमपी का मतलब सांसद का जो सदस्यों की कुल संख्या है उसे डिवाइड कर देंगे। याद रखना है इसमें हम 1/1000 से गुना नहीं करते हैं, ठीक है। यह क्यों किया गया, तो यह संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि राज्यों और केंद्र के बीच जो बना रहे। अब समझ लेते हैं कि एकल संक्रमणीय मत क्या होता है और कैसे इसमें काम करता है, ठीक।
हर मतदान, जैसे अगर एमएलए है या एमपी है, वह अपनी पसंद के उम्मीदवार का क्या देगा, क्रम देगा। यही होता है एकल संक्रमणीय मत का मेन भूमिका, कि अपना क्रम देगा। जैसे 3 खड़ा है, ए बी सी, अगर 3 को खड़ा है तो वह पहला प्रेफरेंस दे सकता है, दूसरा दे सकता है, तीसरा दे सकता लगातार। या जैसे कि ए बी सी है तो कोई एक एमएलए पहले बी को दे सकता है, फिर ए को, फिर सी को, या कोई एक सी को पहले दे सकता है, पहला नंबर पर सी को दे सकता है, या फिर ए को दे सकता है। मतलब इस क्रम में आपको देना है। अगर 3 खड़ा है तो 4 खड़ा है तो चारों का आपको क्रम में देना होगा, 5 खड़ा है तो 5 के क्रम में देना होगा। ठीक है। अगर किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 50% + 1 वोट मिलता है, कोई भी उम्मीदवार अगर 3 खड़ा हो या 4 खड़ा हो, जिसमें से किसी एक को अगर 50% + 1 वोट मिल जाता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। क्या देखना है ये बात को, जीतने के लिए क्या होना चाहिए, 50% + 1। अगर नहीं मिला तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उसके वोट को दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी को हमें समझना है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया कैसे होती है, ये समझना है आज हम। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक का कोई भी उम्मीदवार बहुमत न प्राप्त कर ले। यह ट्रांसफर की प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कोई भी उम्मीदवार +1 वोट प्राप्त न कर लिया। ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में, उसके बाद हम समझेंगे ट्रांसफर की प्रक्रिया को। कौन कौन वोट नहीं डाल सकता है, तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, यस। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य डालेंगे, यस। मनोनीत सांसद या विधायक नहीं डालेंगे, विधान परिषद के सदस्य नहीं डालेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब समझते हैं हम इस पूरी प्रक्रिया में ये जो ट्रांसफरेंस का जो प्रक्रिया होता है वो कैसे होती। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को समझते हैं, एसटीवी क्या होती है। यह एक जो है प्राथमिकता आधारित मतदान प्रणाली है। यानी मतदान एमपी और एमएलए सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं करता। इसमें क्या है, ये 3 को अगर है तो तीनों को पसंद करेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है तो पूरे चारों उम्मीदवार को चुनता है। इसका उपयोग क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के जो चुनाव होता है उसमें, भारत के कई अन्य अप्रत्यक्ष चुनाव। मतलब ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के भी चुनाव में हम इसी प्रकार के वोटिंग का प्रयोग करते हैं। फिर भारत के कोई अन्य भी जो चुनाव प्रक्रिया होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है उसमें भी यही प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। अब देखिए ये बात कर लेते हैं। अब तीनों प्रमुख बात को समझते हैं उदाहरण के साथ। वोट प्राथमिकता के अनुसार डाला जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मान लेते हैं कि 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है, ए है, बी है और सी है। एक वोटर इस तरह अपना पसंद देता है। एक वोटर था, एमएलए या विधायक था, सांसद एमपी था, वो क्या किया, पहला जो आपका प्रेफरेंस दिया वो ए को दिया, सेकेंड में आपको सी को दिया, फिर बी में थर्ड में आपको बी को दिया। ठीक है, ए सी बी के क्रम में वो सजाया। यह मत केवल ए के खाते में जाएगा क्योंकि ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। अगर ए चुनाव की दौर से बाहर हो जाता है तभी इस वोट को अगली प्रेफरेंस में सी को ट्रांसफर किया जाएगा। अब ध्यान देना है, अब सभी को देख लिया गया। जब गिनती की प्रक्रिया आया तो गिनती की प्रक्रिया में क्या हुआ कि ए बी सी सभी को देखा गया, जिसमें अगर मान लिया जाए कि जो ए है, ए को अगर सी और बी से कम वोट मिला, ए को अगर सी और बी से कम वोट मिला तो जो एक एमएलए या जो पहले पसंद ए को दिया है जिसको जो है सी और बी से कम वोट मिला, तो जो ए का जो वोट है, ठीक है, ए का जो वोट है वो बंटवारा होगा। इसमें बंटवारा क्योंकि इसका सबसे कम मिला है बी और सी से, इसका वोट का ट्रांसफर होगा किस पर होगा, सी में होगा और बी में होगा, सी में होगा। ठीक है, इसका ट्रांसफर किस में होगा, तो इसका ट्रांसफर आपका हो जाएगा सी में हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड प्रेफरेंस में क्या दिया था, सी को दिया था, इसीलिए ए का ट्रांसफर किस में आपका हो जाएगा, सी में हो जाएगा। ये समझ रहे हैं।
यह तब तक चलते रहेगा जब तक क्या होगा, किसी का भी 50% प्लस 1 ना हो जाए, ये तब तक चलेगा। ठीक है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कुल 100 वोट पड़े, किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? अगर 100 का 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 51 वोट, मैंने 50% प्लस, और 51 वोट अगर किसी को मिलता है तो वो क्या होगा, आपका जीत जाएगा। अगर ए को, अब ये समझते हैं, अगर ए को 45 वोट मिले, बी को अगर 40 वोट मिले, सी को अगर 15 वोट मिले, तो कोई भी 51 तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, अब क्या होगा, अब सबसे कम वोट पाने वाला अगर सी को, अगर इस कंडीशन में सी को कितना वोट मिला है, तो 15 वोट मिला है, तो जो सबसे कम वोट जिसको मिला है वो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ए बी सी के क्रम में अब सी को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको सबसे कम वोट मिला। अब क्या होगा, जो सी को जो वोट मिला वो सी के वोट का अब क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इसमें ट्रांसफर होगा जो जो सी में, सी को जो पहला प्रेफरेंस में रखा था, ठीक है, और पहला के बाद जो सेकेंड में रखा था, सेकेंड में कौन कौन जो रखा था, उसमें इसका क्या हो जाएगा, वोट का ट्रांसफर हो जाएगा। समझते हैं इसको, एलिमिनेशन प्लस वोट ट्रांसफर कैसे होता है। अब सी के जितने भी वोट हैं, सी के जितने, मान लें सी के 15 वोट हैं, वे देखे जाएंगे कि उन्होंने सेकेंड प्रेफरेंस किसे दिया है। ठीक है, सेकेंड प्रेफरेंस किसे दिया है, सी को 15 वोट मिले, 10 लोगों ने बी को सेकेंड दिया और 5 लोगों ने ए को दिया है। मान लिया जाए 15 वोट जो सी को मिला, इसमें 10 लोगों ने बी को कितना दिया, 10 लोगों ने बी को सेकेंड प्रेफरेंस में रखा और 5 लोगों ने ए को रखा। अब देखिए वोट का बंटवारा कैसे होगा। इससे पहले ये देख रहे थे कि ए को कितना वोट था, ए को 45 वोट यहाँ पर मिला था शुरुआती चरण गिनती में, बी को यहाँ पर 40 वोट मिला था। अब सी के 15 वोट का बंटवारा होगा। सी का जो चॉइस किया था, जिसने भी एमएलए या एमपी होंगे जो चॉइस किए थे, वे सेकेंड प्रेफरेंस में बी को रखे थे, जिन्होंने 10, वैसे लोग 10 लोग थे, 15 को रखे थे, तब वोट का बंटवारा होगा। ठीक है, बी को, तो बी को यहाँ पर शुरुआती कितना 40 था, और सेकेंड प्रेफरेंस में जो सी को जो मत दिए थे उसमें 10 लोग थे जो बी को रखा था। ये जो 10 मत था वो ट्रांसफर होगा, बी के पास चला जाएगा, 10 वोट यहाँ पर ऐड होगा, तो इसका वोट आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड प्रेफरेंस में क्या रखा गया था, ए को रखा था। ठीक है, ए को रखा गया था, कितने लोग, तो 5 लोग, 5 लोगों ने ए को रखा था। तो ए के पास कितने वोट थे, ए के पास यहाँ पर आपका 45 वोट था, 5 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो सेकेंड जब स्टेज हुआ, सेकेंड स्टेज में ये आपका क्या हो गया कि दोनों, ए को भी 50 आ गया, बी को भी 50 आ गया। ठीक है, ये आपका 50 आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस कंडीशन में दोनों को तो टाई हो गया, दोनों का 50-50% आ गया, लेकिन जीत के लिए क्या चाहिए, 50। तो फिर से ये प्रक्रिया होगा, फिर से ये प्रक्रिया होगा। लेकिन अगर टाई की प्रक्रिया, अगर यहाँ पर ऐसे होता है किसी को 49 आ जाता और एक को यहाँ पर 48 आ जाता, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में, या ऐसे होता कि अगर ए को आपका 49 आ जाता, बी को आपका आ जाता 51 आ जाता, तो बी यहाँ पर जीत जाता। ट्रांसफर की प्रक्रिया में अगर इस प्रकार से होता कि ए को अगर मान लिया 49 से आता तो बी को आपका कितना 51 हो जाता, तो बी यहाँ पर जीत जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों टाई हो गया, एग्जाम्पल ऐसा सेट किए हैं कि दोनों यहाँ पर टाई हो गया। जब टाई हो जाता है, ठीक है, दोनों अगर इक्वल हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होता है, वो सिक्का उछलाया जाता है। ठीक है, टाई की कंडीशन में वही सिक्का या इसी को लॉटरी कर सकते हैं, है ना। इसमें चुनाव की प्रक्रिया में बोला गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें अगर 2 उम्मीदवार को बराबर वोट मिलता है, तो विजेता का चयन जो है लॉटरी यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, अब इसमें देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर तो ये हो गया, अंतिम स्थिति ये था कि ए को भी 50 वोट, बी को भी यहाँ पर कितना है, तो 50 वोट है। कोई और उम्मीदवार नहीं बचा जिसका वोट ट्रांसफर किया जा सके। अगर 4 रहता उम्मीदवार तो ए बी सी में जो डी तो शुरुआत में ही छट जाता,
ABC बचता तो C का या सबसे कम वोट पाने वाला का ट्रांसफर वोट अगला दोनों में हो जाता, लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं। यहाँ पर तीनों को एग्जाम्पल में लिए थे। तो ये जब दोनों टाई हो जाता है तब भारत के निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं दोनों के नाम की पर्ची डालकर लॉट निकालती है, मतलब वही लॉटरी निकालते हैं, दोनों के नाम पर पर्ची डाला जाता है। जिस उम्मीदवार का नाम पहले निकलेगा राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका पूरा निष्कर्ष आपका ये निकला कि दो उम्मीदवार के पास जो है समान वोट हो तो उसे लॉटरी प्रक्रिया से हम क्या करेंगे, चुनेंगे, और वही क्या होगा, आपका भारत का राष्ट्रपति कहलाएगा। इस प्रकार से हमने देखा राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया, ठीक है, कैसे होती है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में भी हमने समझा। वीडियो कैसे लगती है, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।